बात करेंगे बाल विकास मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट रहेगा। टॉप 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहेगा सभी लोगों को अंत में अवश्य कमेंट करके बताना है। इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। आइए जानते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धिलब्ध प्राप्तांक सामान्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ संबंधित होते हैं। पूर्ण रूप से होते हैं, उच्च रूप से होते हैं, मध्यम रूप से होते हैं या निम्न रूप से होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे बुद्धि लब्धांक से प्रश्न आए हुए हैं, यानी बुद्धि के टॉपिक से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग जानते समझते हैं। तो बुद्धि का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्धांक प्राप्तांक सामान्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सह संबंधित होते हैं। किसके साथ सह संबंधित होंगे? तो कहीं ना कहीं उच्च रूप से होंगे, क्योंकि बुद्धि लब्ध प्राप्त में सामान्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन में तो बुद्धि लाभदांक यह बताता है कि उच्च रूप से यह संबंधित होता है। तो उच्च रूप से यहाँ पे व्यापम ने सही माना था इसको। अगला CWSN का अर्थ क्या होता है? क्या दिया गया? CWSN इसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले, एकांगी आवश्यकता वाले या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। सभी बताइएगा, सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो CWSN का अर्थ क्या हो जाता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN बोला जाता है। अर्थात C मतलब चाइल्ड, W विथ, S मतलब स्पेशल, N मतलब नीड्स। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट। ये 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत पर यह आधारित होता है? सततता के सिद्धांत, प्रक्रिया तार्किक क्रम का सिद्धांत, पूर्ण आकार का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह सततता का सिद्धांत पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके साथ ही अगला प्रश्न, ये भी प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न, फिर से पूछा जा सकता है। 1 नंबर संभावित करने वाला प्रश्न। लक्ष्य वे हैं जो निकट भविष्य में प्राप्त करने योग्य प्रतीत होते हैं। लघु अवधि, दीर्घ अवधि, स्थायी या व्यक्तित्व। लक्ष्य कौन से होंगे जो निकट भविष्य में प्राप्त करने के योग्य प्रतीत हो? तो निकट भविष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं लघु अवधि होगा। निकट भविष्य मतलब लघु अवधि होगा। तो लक्ष्य वे होते हैं जो निकट भविष्य में प्राप्त करने योग्य प्रतीत होते हैं, वह कहलाती लघु अवधि। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। जिनका सपना है TT एग्जाम को फतेह करना, जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए तो टॉपर नोट्स भी हमारी आ चुकी, सभी लोगों को मालूम होगा। टॉपर नोट्स जिनको भी प्राप्त करना हो केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का आपको डिटेल मिल जाएगा, जो आपकी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगा, आपकी तैयारी को 20% और बढ़ा देगा, आपके नॉलेज को 20% और इम्प्रूवमेंट कर देगा। ठीक है, तो चलिए जिनको भी नीड्स हो टॉपर नोट्स की तो मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? कोहलर, हल, केंडलर या ब्रिक की बात करते हैं। जिनको भी पता है सभी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो समस्या समाधान ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? प्रोफेसर हल। जी हाँ, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का जिक्र होगा, यानी प्रोफेसर हल का जिक्र होगा, क्लार्क हल। हल के सिद्धांत को विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। तो निगमनात्मक तार्किक विधि आता है तो भी आपके क्लार्क हल के ऑप्शन को सही करना है। A to Z आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, A to Z टॉपिक बताया जा रहा है, एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स बता रहे हैं, प्रश्न बताए जा रहे हैं, संबंधित बताया जा रहा है। इनमें से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, जो टॉपिक्स बता रहे हैं, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, 100% आएगा, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो पूरा आया हुआ था। तो कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, ये एक तत्व नहीं होता। जो वृत्तिक वृद्धि होते हैं, वृत्तिक वृद्धि होता है, ये एक तत्व होता है। परामर्श का एक तत्व आपका वृत्तिक वृद्धि जो चूँकि नहीं होता है, यही ध्यान रखना। ठीक है, कन्फ्यूजन हमेशा होता है। और इसी तरह एग्जाम में अक्सर
क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो परामर्श एक तत्व तो नहीं है, कौन सा, वृत्ति की वृद्धि नहीं होता है। बाकी साक्षात्कार परामर्श एक तत्व कहलाता है, विश्वास कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो सभी लोग समझ गए, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण ये तीनों परामर्श एक तत्व होंगे, लेकिन वृत्ति वृद्धि आपका तत्व नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। जीवन के पहले वर्ष में बच्चों की मृत्यु दर या प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या क्या कहलाती? शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर या शिशु रुग्णता दर की बात करते हैं। जिनको भी पता है, प्रत्येक शिक्षा बंधु, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो जीवन के पहले वर्ष में बच्चों की मृत्यु दर या प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। एक और पूछा जाता है एग्जाम में, बाल मृत्यु दर। तो जीवन से लेके जीवन के 5 वर्ष तक के बच्चों, क्या करना है, जीवन से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु संख्या वह कहलाती है बाल मृत्यु दर। अगर 5 वर्ष तक पूछा जाएगा तो बाल मृत्यु करना है, अगर जीवन के पहले वर्ष अगर पूछा जा रहा है तो फिर शिशु मृत्यु दर करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, आई हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण होता है? नकारात्मक व्यवहार, दिवा स्वप्न देखना, समलैंगिक मंत्री या बहिर्मुखी की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो किशोरावस्था का लक्षण हो। किशोरावस्था मतलब सभी लोग जानते हैं दिवा स्वप्न, सभी इस अवस्था से गुजर चुके हैं और दिवा स्वप्न आप सभी लोग देखते हैं। तो दिवा स्वप्न जो होता है यह किशोरावस्था का लक्षण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा द्विभाषा विधि से संबंधित नहीं होता है? नहीं और निगेटिव वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित और व्यवस्थित उपयोग करना, भाषा सीखने में लिखने पढ़ने का सर्वप्रथम परिचय देना, लिखने व बोलने का एकीकरण या शिक्षक एवं विद्यार्थी का लगाव। तो आप सभी लोग जानते हैं जो द्विभाषा विधि से संबंधित हो, तो अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित और व्यवस्था उपयोग करना ये पॉजिटिव है, तो ये द्विभाषा विधि से संबंधित होगी। भाषा सीखने लिखने पढ़ने का सर्वप्रथम परिचय देना ये भी जरूरी, ये भी पॉजिटिव है, तो द्विभाषा विधि से संबंधित हो जाएगी। लिखने और बोलने का एकीकरण, तो ये भी पॉजिटिव है, द्विभाषा विधि से संबंधित हो जाएगी। लेकिन शिक्षक विधि का अलगाव मतलब अलग कर देना, तो ये नेगेटिव दिया गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है द्विभाषा विधि से संबंधित नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जो एक उपक्रम या सीखने के क्रम में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता, सभी लोग बताइएगा। तो आप जानते हैं अभिज्ञान होता है, पुनरावृत्ति होता है, ज्ञान होता है, ये तीनों एक उपक्रम सीखने में शामिल होते हैं। लेकिन जो पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण जो होता है एक उपक्रम में सीखने में शामिल नहीं होता। ठीक है, ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या वर्ग एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने में मदद कर सकता है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। शिक्षक, माता पिता, साथी, इनमें से कौन कौन कर सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं व्यक्ति या वर्ग एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने में मदद की अगर बात करते हैं तो शिक्षक भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं और साथी भी कर सकते हैं, यानी तीनों, यानी डी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों दिया गया है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या होता है। और आपको पता है अभिप्रेरणा से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा इसमें पूछा जा रहा है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी खुश होंगे, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना जो कि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। यह फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपको पुरस्कार मिलेगा। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा किससे मिलेगी? एक कहानी की पुस्तक पढ़ना जो कि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आएगा। ये आंतरिक चीज़ें दी गई। पिता खुश होंगे तो आपका पिता हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं, पिताजी हो रहे हैं तो बाहरी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे आगे, तो ये भी आपका आंतरिक नहीं हो गया। आपको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार भी आंतरिक नहीं होता है, बाहरी होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वह होती जो हमें कहानी पढ़ने में आपको आनंद आए। किसको आ रहा है? आपको आनंद आ रहा है, इसलिए यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाना, माइंड की मेमोरी में सेव करते जाना है और एग्जाम 101% फतेह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए साथियों, इनमें से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है?
मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, उपलब्ध प्रेरणा का सिद्धांत। तो इनमें से तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे उपलब्धि की बात करेंगे तो उपलब्धि को यहाँ पे तुलना की दृष्टि से देखा, तुलनात्मक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? आपको याद होगा जब 2012 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी डॉक्टर एस जलोटा से परीक्षण से प्रश्न आया हुआ था। 2022 के एग्ज़ाम में भी डॉक्टर एस जलोटा से प्रश्न आए हुए थे। ये प्रश्न नहीं आया, लेकिन इनसे जो है प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का ज़रूर आता है। अर्थात 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में अगर डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण की बात करते हैं तो कहीं कहीं साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की बात की जाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में हॉबी क्लब खाली स्थान बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं, बौद्धिक रूप से उज्जवल, प्रतिभावान, रचनात्मक या औसत रूप में? सभी बताइएगा। आइए देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज है, कितना आप लोग इस 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे बाल विकास CDP में। तो एक स्कूल में हॉबी क्लब बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में जो मदद करते हैं वह होते हैं प्रतिभावान। एक स्कूल में हॉबी क्लब प्रतिभावान बच्चों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है प्रश्न कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो आंख बंद कर BF स्कैनर करना है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन मतलब BF स्कैनर, याद रखिएगा। एक चीज़ माइंड की मेमोरी में आपके सेव होना चाहिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम में काम आएगा, यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। पाठ योजना का मुख्य बिंदु प्रस्तावना होता है, विशिष्ट योजना, शिक्षण, सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण। और आपको बता दें पाठ योजना से प्रश्न आएगा 100%, लिख के लीजिए। 1 नंबर का पाठ योजना से प्रश्न पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन पाठ योजना से पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या होता है? सभी लोग जानते हैं पाठ योजना का मुख्य बिंदु विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। अगला है, परीक्षा प्रतिमान पर आधारित विधि कौन सी होती है? प्रयोजना, प्रयोगशाला, समस्या समाधान या आगमन विधि। और ये चारों ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो परीक्षा प्रतिमान आधारित अगर विधि पूछी जाती है तो वह प्रयोजना विधि होती है। क्या होगा? परीक्षा प्रतिमान विधि में आपकी कौन सी विधि हो जाती है? प्रयोजना विधि, यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। कोई भी डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम का, व्यवहारगत उद्देश्यों का, छात्रों के स्तरों का, शिक्षण विधियों का। तो शिक्षण में शिक्षकों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? जो व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बनेंगे। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको शिक्षण कार्य जब कर रहे होंगे तो आपको व्यवहारगत उद्देश्यों को जो है ध्यान देना है। शिक्षक मतलब आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लॉरेंस में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया था? अब नैतिक विकास का किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। कब किया था यह पूछा गया है। 32, 58, 65, 72। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो जीन पियाजे जी, थांडाई, कोहलर, इन सभी का पढ़ लीजिएगा, सन जरूर पूछा जाएगा एक। तो वर्ष किस वर्ष में लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर सिद्धांत कार्य किया है? वह मुझे लगता है 1958। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? बी ऑप्शन, सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न आइए जानते समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? और आपको पता है माध्यमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर, या इनसे 2 ऐसे टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर प्रश्न आता है। उच्च प्राथमिक स्तर से पूछा जाएगा या माध्यमिक स्तर से। तो माध्यमिक स्तर में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सिफारिश किसने की थी? मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु जो सिफारिश की गई थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा गई थी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ने की उपयुक्त विधि क्या होगी? ह्यूरिस्टिक, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान। सभी बताइए। अब हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ना है, उसके लिए उपयुक्त विधि की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूरिस्टिक विधि आ जाती है। कौन सी होगी? ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत से प्रयोगशाला विधि मान लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा,
पुत्तेषणा, जिज्ञासा या पलायन? सभी बताइए। तो वह मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है, वह पुत्तेषणा कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोहलर का संबंध किससे होता है? कोहलर का संबंध अधिगम के सिद्धांत से होता है। तो कोहलर का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और सूत्र से जरूर 1 नंबर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल विकास पेडागोजी में सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किस में होता है? श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल या प्रवाह कौशल? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किस में होता है? प्रस्तावना कौशल में होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? मूल्यांकन के लिए, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए, नव पद्धति प्रयोग के लिए या पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए? तो पाठ योजना का निर्माण किसके द्वारा होता है? उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता है? व्याकरण, पुस्तक का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग या 10 शब्द साधनों का प्रयोग? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण शिक्षण होता है, पुस्तक का प्रयोग होता है, 10 शब्द साधनों को होता है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता? ये प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं माना गया, और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ होगा? तो आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, तो सभी लोग बताइएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षकों के लिए जो निहितार्थ होना चाहिए, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना, ये पॉजिटिव होगा। उचित व्यवहार में पुनर्बलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न कर दें। तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए, लेकिन एक चीज़ आपको देना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब पुनर्बलन का संबंध हो जाएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, यह निहितार्थ बेस्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लें कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम लेना चाहिए? मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव में जोड़ना या पुरस्कार? तो इनमें से अधिगम को अभिप्रेरित करने का जो तरीका कम से कम लेना चाहिए वह होता पुरस्कार। अक्सर जो अभिप्रेरित मोटिवेशन देखें, पुरस्कार को कम लेना चाहिए। मिलजुल काम करने की प्रवृत्ति ये ज़्यादा करनी है, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, बच्चों को अनुभव से जोड़िए, ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अभिप्रेरित मोटिवेशन, पुरस्कार जो होता है मोटिवेशन देता लेकिन बहुत कम देता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन या शैक्षिक पिछड़ापन? सभी लोग बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। इनमें से सभी लोग शिक्षक बंधु बताइए कि कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आएगी? शिक्षकों की अनुपस्थिति आएगी, या शिक्षा का गिरता स्तर आएगा, या विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन आएगा, या शैक्षिक पिछड़ापन आएगा? सभी लोग बताइए, और सभी लोगों को बताना भी है कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर इस में प्राप्त किया है इस बाल विकास में। तो जो समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है वह शैक्षिक पिछड़ापन होता है सबसे ज़्यादा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब पेडागोजी बाल विकास में 30 में 30 नंबर लाना है। हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, सभी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और हमारी टॉपर नोट्स अब ऑफर मिल रही है, 299 में आपको 5 सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स मिल रही है। 299 में आपको हिंदी के टॉपर नोट्स मिलेगी, जहाँ पे आपके ग्रामर प्लस पेडागोजी प्लस ट्रिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेंगे। इसके साथ आपके पर्यावरण EVS के भी यहाँ पे पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। CDP यानी बाल विकास की निचोड़ भी आपको मिलेगी। इसके साथ 1000 MCQs पेडागोजी का आपको
नोट्स मिलेगी और साथ ही साथ संस्कृत की भी आपको नोट्स मिलेगी, जिसमें इम्पोर्टेंट पेडागॉजी के क्वेश्चन प्लस ग्रामर भी रहेगा और ट्रांसलेट भी किया हुआ रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर कॉम्बिनेशन चाहिए 299 में सभी हैं और बाकी अलग अलग चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट्स ये आपके तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगी, आपकी तैयारी को 20% बढ़ा देगी। अगर आपकी तैयारी 80 है तो 100% हो जाएगी, अगर आपकी तैयारी 100% है तो 120% ले लाएगी, यानी 20% एक्स्ट्रा ले आएगी। तो अपनी तैयारी को बढ़ाना है और अपनी तैयारी को अगर अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं कम मेरी तैयारी है, बहुत कम समय बचा, मैंने कम पढ़ा है, तो ये नोट्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है। तो ये पछतावा आपके लिए बाद में न, ठीक है, ना हो, इसलिए हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ज्वाइन कीजिए, सभी लोग तैयारी में लग जाइए और सभी लोग टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे जिनका भी पेपर होगा हम उनसे रिव्यू लेंगे और आप लोगों को भी जुड़ना है, आप लोगों को भी बताना कैसा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए एक रास्ता मिल सके कैसे उन्हें पढ़ना, क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।